मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे यहां कोई आया था। कदाचित मैं कुछ अधिक ही संदेह कर रहा हूं। यदि ये सब वस्तुएं यहाँ हैं, तो ये अवश्य ही आगे का मार्ग दिखाने के लिए होंगी। इतना सारा धन, ये सब मैं यहां से कैसे ले जाऊंगा? और यहां से तो बाहर निकलने का भी कोई मार्ग प्रतीत नहीं हो रहा है। इन निर्देशक संकेतों को देख, दोनों विपरीत दिशा में इंगित हैं। इसका अर्थ ये है, एक पहेली हमें उस गुप्त धन तक पहुंचा सकती है और दूसरी पहेली वहां से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगी। बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो। अर्थात समझ गया। मिल गया मार्ग। मान गए धनानंद, ऐसी अबूझ पहेली केवल तुम ही बना सकते हो। किंतु अब जब मैंने इस पहेली को बूझ ही लिया है, तो शीघ्र ही मैं तुम्हारे इस गुप्त धन को लूट ले जाऊंगा। सहस्त्र कदम यहाँ से वहां तक, जिसमें एक सुरंग है, जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और वो धनानंद के कक्ष से जुड़ा हुआ है, और फिर वो गुप्त धन, फिर वो तिजोरी जिसमें इतना कुछ है, बहुत कुछ है, और फिर वो पानी, फिर वो दीवार, फिर एकदम से वो पहाड़ी, खुली हवा, खुला आकाश, और फिर ये सब क्या है आचार्य? शांत हो जाओ, गहरी श्वास लो। अब अपने ध्यान को केंद्रित करो और बताओ कि तुमने क्या देखा। आचार्य, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर, पहाड़ियों के उस पार 10 सहस्त्र कदम दूर उस गुप्त धन के स्थान से बाहर निकलने का द्वार है, और वो मार्ग बहुत ही भयानक है आचार्य, और वहां से धन ले जाना और भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम 2 टुकड़ियों में कार्य करें। एक टुकड़ी में होगे तुम, जो महल के भीतर से उस गुप्त धन को चुरा कर लेकर आओगे, और स्थूल, धूम और इंद्र उस पर्वत के निकट वाले द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, ताकि धनानंद के चुराए हुए धन को बिना समय नष्ट किए वहां से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, यदि हम 1 सप्ताह कड़ा अभ्यास करेंगे ना, तो हम उस गुप्त धन को चुराने में अवश्य सफल होंगे। 1 सप्ताह का समय नहीं है हमारे पास चंद्रगुप्त। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, आज रात्रि के पश्चात धनानंद महापद्मानंद की उस मूर्ति को 1 वर्ष के लिए बंद कर देगा, और फिर इसके बाद 1 वर्ष के पश्चात ही पुनः खोलेगा। जो भी
करना है आज रात्रि में ही करना होगा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें धनानंद के उस गुप्त धन को आज रात को ही लूटना होगा। किंतु आचार्य, हम इतनी बड़ी योजना पूर्ण करने के लिए सज्ज नहीं है। आज की रात में हम इतना सारा धन कैसे चुरा सकते हैं? यदि केवल समस्या के विषय में ही सोचते रहोगे चंद्रगुप्त, तो उसी में उलझ कर रह जाओगे, समाधान नहीं मिलेगा। स्मरण रहे, सफलता प्राप्त करने का केवल एक ही मंत्र है, बिना रुके बिना भय के निरंतर आगे बढ़ते रहो। इन तीनों को उस पर्वत के निकट वाले द्वार तक लाने का दायित्व मेरा। तुम अभी इसी समय महल चले जाओ और जाकर अपनी आगे की योजना पर कार्य करो, तुरंत। उचित है। आरंभ कर ही देते हैं धनानंद के अंत का। आज रात धनानंद के गुप्त धन को चुराकर हमारी क्रांति का प्रथम चरण सफल होगा। सीधे धनानंद के कक्ष में प्रवेश कर उस गुप्त मार्ग से तिजोरी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि उनके कक्ष के बाहर कड़ी सुरक्षा रहती है। इसलिए मुझे मां पद्मानंद की मूर्ति का ही मार्ग अपनाना होगा और वहां दोबारा पहुंचने के लिए मेरी योजना की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होगी राजकुमारी धुरधरा। सबसे पहले ये सुनिश्चित करूंगा कि राजकुमारी धुरधरा अपने कक्ष में नहीं, शिप्रा के कक्ष में उसके साथ हो, और तब मां की सहायता से अपनी योजना का दूसरा चरण आरंभ करूंगा। कोई बचाओ! राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लगी है। इस अग्निकांड से सभी का ध्यान भटकाकर मैं महापद्मानंद की मूर्ति की ओर जाऊंगा। अरे भागो! राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लगी है। जाओ जाओ, चल लेकर आओ, रेत लेकर आओ, जाओ जाओ, भागो! जाओ 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 जाओ। राजकुमारी धुरधरा की सुरक्षा सम्राट के लिए उनके प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वो स्वयं ये देखने अवश्य जाएंगे कि राजकुमारी सकुशल है या नहीं, और इससे मेरा उनके कक्ष में प्रवेश करने का मार्ग साफ हो जाएगा। ये धुआं कैसा? राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लग गई है, शीघ्र अग्नि बुझाओ। धुरधरा के कक्ष में आग? जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ। पूरा महल राजकुमारी धुरधरा की सुरक्षा के लिए दौड़ रहा है, किंतु अमात्य राक्षस वो तो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। अरे भागो! राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लगी है। जाओ जाओ, चल लेकर आओ। तुम दोनों यह सुरक्षा के लिए तैनात रहना, द्वार बंद कर दो, शीघ्र करो। अंततः महापद्मानंद की मूर्ति का कक्ष अवरुद्ध है। बस इन सैनिकों को यहां से हटाना शेष है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सुना नहीं कि राजकुमारी जी के कक्ष में आग लग गई है? चलो, हमें उन्हें बचाना होगा, उन्हें बाहर निकालना होगा। चलो चलो। नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। हमें सम्राट का आदेश है, हमें इस कक्ष की रक्षा अपने प्राणों से अधिक करनी है। अरे तुम दोनों विशेष दल के सैनिक की बात नहीं मान रहे हो? मूर्ख हो क्या तुम दोनों? अरे ये केवल सम्राट के वृद्ध पिता की मूर्ति है और वहां सम्राट की जीती जागती बहन खड़ी है। सोचो, यदि सम्राट को यह ज्ञात हुआ कि ये जानते हुए भी कि राजकुमारी जी के प्राण संकट में है और तुम दोनों यहाँ उनके वृद्ध पिता की मूर्ति की रक्षा में लगे हुए हो, तो सोचो तुम दोनों के साथ क्या होगा।
तुम लोग यही रुको, मैं तो चला उनकी रक्षा करने। अरे रुको रुको, हम भी चलते हैं। तुम लोग रुको रे, चलो चलो, मैं आता हूँ। धनानंद के धन को पाने की पहली बाधा पार है। अब मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्धरा, दुर्धरा! भाई ठीक तो हो? हाँ भाई, भाई जब आग लगी तो मैं अपने कक्ष में नहीं थी, मैं तो शिप्रा के कक्ष में थी। किंतु ये आग लगी कैसे? वो राजकुमारी के कक्ष के पर्दों ने आग पकड़ ली। सुनो, जी महामहिम। तुम दोनों सम्राट पद्मानंद की मूर्ति की सुरक्षा के लिए तैनात थे ना? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो हम राजकुमारी जी की सुरक्षा के लिए ही जा रहे थे। उनके कक्ष में आग लगी हुई है। हमें एक सैनिक ने आकर कहा वहाँ होना हमारा अति आवश्यक है। ठीक है, जाओ। कौन हो सकता है वो सैनिक? ये पोशाक भी ना मेरे मार्ग में मेरी गति रोक रही है। लगता है इसे पीछे छुड़ाना ही होगा। गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। 1.5 घड़ी का क्या अर्थ है? कदाचित पहले के इस भाग को मैं अब तक नहीं बूझ पाया। आंख में उंगली। मुंह में आग। सम्राट को सूचित करना होगा। महामहिम, ये वेशभूषा स्वर्गीय सम्राट महापद्मानंद जी के कक्ष में मिली है। किंतु उस कक्ष में जाने की अनुमति तो किसी को भी नहीं है। उस कक्ष के सैनिक कहां थे? कदाचित उन्हीं में से कोई गया होगा। क्षमा करें सम्राट, हम यहाँ हैं। एक सैनिक ने हमें आकर बताया राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमारी यहाँ आवश्यकता है। अर्थात आग लगी नहीं, लगाई गई है, ताकि वो मेरा ध्यान भटकाकर मेरे शीघ्र करो चंद्र, धनानंद रूपी संकट तुम्हारी ओर आ रहा है। पेट में छुरा, जागे भाग।
अवश्य कोई चोर है मेरे कक्ष में। तोड़ दो इसे। अद्भुत, तुमने कर दिखाया मित्र। ये समय उत्सव मनाने का नहीं है स्थूल। धनानंद किसी भी क्षण यहाँ आता ही होगा। हमें शीघ्रता से काम लेना होगा। क्या हुआ चंद्र, अचानक तुम चुप क्यों हो गए? सब कुछ हो गया, किंतु अब तक मैं पहले का अंतिम भाग नहीं बूझ पाया। 1.5 घड़ी की बात हो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? एक एक करके समस्याओं का हल ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें इस धन को उन बग्घियों पर चढ़ाना होगा, इससे पहले कि वो क्रूर सम्राट धनानंद यहाँ आ जाए। ठीक, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है मित्र कि तुम पहेली के अंतिम भाग का भी हल शीघ्र ही ढूंढ लोगे। आओ ये धन बग्घियों पर चढ़ाते हैं। ठीक है। वहां बुत बन के क्या खड़े हो? जाओ। डेढ़ घड़ी की बात हो, क्या अर्थ है इसका? कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। हटाओ। चोर मेरी कटार ले गया ताकि मैं उस तक ना पहुंच सकूं, अर्थात उसने पहेली बूझ ली है। वो चोर धनानंद का धन चुरा रहा है। डेढ़ घड़ी की बात हो, अर्थात हे भगवान, ये तो समय का संकेत है। अर्थात ये द्वार 1.5 घड़ी में बंद होने वाला है। शीघ्र करो मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। मित्र थोड़ा सा, ये द्वार बंद हो रहा है, शीघ्र चलो। नहीं, इतनी दूर तक आए हैं तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे। एक संदूक क्या, एक सिक्का तक नहीं छोड़ूंगा मैं। उस धनानंद का सब कुछ लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से। मेरा धन, भागो। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। वो तो तब ना, जब हम पकड़े जाए। स्मरण है ना?
चोर वो जो पकड़ा जाए। गति बढ़ाओ मित्रों, वो पास आ रहा है। मनुष्य है ये प्रेत, इसके पाँव तो हमारी बग्घियों के पहियों से भी तेज भागे हैं। चंद्र, इंद्र, जो मैंने मंगवाया था क्या तुम वो लेकर आए हो? हाँ, वो तुम्हारी बग्घी में दाई और उस पोटली में, देखो। तुम तीनों आगे बढ़ो, मैं यहीं रुककर उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो। हमारे पास अधिक समय नहीं है, चलो। भागो, गति बढ़ाओ। ये तुम्हारे पतन का प्रारंभ है धनानंद। स्मरण करो हमारी अंतिम भेंट। उस दिन मैं धरा पर गिरा हुआ था और तुम अट्टहास लगा रहे थे। अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूँ। मगध है, कोई विदेशी नहीं। आज तुम धराशायी हो, मेरे समक्ष अपने घुटनों के बल पर हो। तब तुमने मेरी तुलना माटी के एक छोटे से कण से की थी। स्मरण है मेरा प्रत्युत्तर? जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा। ये सारा घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। तुम्हारा धन चोरी करना मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद, और अब सज्ज रहना, क्योंकि भविष्य में निरंतर तुम पर ऐसे अनेकों प्रहार होंगे, और फिर धीरे धीरे अंत हो जाएगा तुम्हारे काले साम्राज्य का। यदि कुछ शेष रह जाएगा तो केवल तुम्हारे खोखले अहंकार के अवशेष। चाणक्य में
आधार है। चंद्रगुप्त वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है। नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमने वास्तविकता में उस क्रूर धनानंद का धन चुरा लिया है। हाँ, चुरा तो लिया है। अब बस इसे किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। चलो। रुक जाओ। हे भगवान, अंत समय में पकड़े गए चंद्र। पकड़े तो आप गए, मैंने आपको पहचान लिया है आचार्य। परंतु मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी पहचाना जाए। इस धन को अभी बाहर ले जाना उपयुक्त नहीं होगा। मगध के सभी द्वार बंद कर दिए गए होंगे। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी की जा चुकी होगी। मगध के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। यदि कोई मगध से बाहर जाने का प्रयास करे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। ऐसे में इस धन को मगध से बाहर निकालना असंभव होगा। हमें यहीं रहकर कोई योजना बनानी होगी। पर यहाँ रहकर हम इतने सारे धन को कहाँ ले जाएंगे और कैसे? मैं उसकी कोई ना कोई युक्ति निकाल लूंगा। अभी इस समय तुम सब तुरंत राजमहल वापस पहुंचो। तुम्हारी वहां अनुपस्थिति संदेह उत्पन्न कर सकती है। जाओ। ठीक है आचार्य। स्थूलभद्र, इस धन को छिपाने में मेरी सहायता करो। मर गया, 8 वेदी बलि चढ़ेगी। आचार्य, हमारे पास अब समय नष्ट करने के लिए नहीं है। धनानंद अपने इस धन के चोरी होने के पश्चात इसे पुनः प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेगा। कोई ना कोई योजना अवश्य बना रहा होगा वो। नापितों के भावी उत्तराधिकारियों, आज तुम सभी को एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया जाएगा। आज की कक्षा में दिया गया ये ज्ञान आप सबको अपने जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देगा। लक्ष्य केवल इस बालक के उलझे हुए केशों को काटने का नहीं है, अपितु उलझे हुए केशों की गुत्थी सुलझाने का है। कौन सुलझाएगा इस गुत्थी को? ये सारा घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। महान सम्राट धनानंद, यहीं पर इसी गुरुकुल में आपने और आपके पूर्वजों ने केश काटने का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और आज आपका यहाँ आने का उद्देश्य जीवन के कुछ उलझे हुए प्रश्नों की गुत्थी सुलझाने का है। स्मरण रहे, किसी भी गुत्थी को सुलझाने से पूर्व स्वयं पर और अपने मन पर वश साधना होता है। तो जब मन शांत होगा तो हाथ स्वयं अपना कर्म करने लग जाएंगे और आपके
प्रश्नों के धुंधले उत्तर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाएंगे। ज्येष्ठ, आपने देखा, ये पर्दा हिल रहा था। ये वेशभूषा स्वर्गीय सम्राट महापद्मानंद जी के कक्ष में मिली है। एक सैनिक ने हमें आकर बताया, राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमारी यहाँ आवश्यकता है। अर्थात आग लगी नहीं, लगाई गई है, ताकि वो मेरा ध्यान भटकाकर मेरे मैंने वो पहेली ऐसे विशेष रूप से रचवाई थी कि यदि कोई उसे बूझ भी ले, तब भी उसे मेरे गुप्त धन तक पहुंचने के लिए मेरे व्यक्तिगत कक्ष से होकर जाना होगा, जो कि असंभव था, किंतु फिर भी ये संभव हुआ। और ये तभी हो सकता है जब उस चोर की सहायता महल में किसी ने की हो, जो यहाँ के हर मार्ग को जानता। आपने गुत्थी सुलझा दी महाराज। आचार्य, अपनी जड़ों तक जाओ। उस समस्या की जड़ सुलझ की जाती है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न होती थी राज, इतनी प्रसन्न कि यहां आकर आपको धन्यवाद देने से स्वयं को रोक ही नहीं पाई। आज आपकी सहायता से धनानंद का गुप्त धन चोरी हो पाया है। जिस प्रकार उसने मुझसे मेरी प्यारी धरोहर, मेरा परिवार, मेरा राज्य पीपली वन छीना, आज उसी प्रकार धनानंद से भी उसकी प्रिय वस्तु किसी ने छीन ली, उसका गुप्त धन। इसके लिए पीपली वन सदैव आपका ऋणी रहेगा। बल्कि मैं तुम यहाँ जिसे धन्यवाद कहने आई हो, वो जाकर कब का यमराज को धन्यवाद कह चुका है अपनी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए। और अब जब मैं जान गया कि इस षड्यंत्र में तुम भी उस पहेलीकार के साथ सम्मिलित थी, तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि इतिहास सदा स्मरण करेगा। मूरा। चंद्र, प्रतीत तो हो रहा है कि सम्राट ने अवश्य ही किसी को अपने क्रोध का भजन बना लिया है, इसलिए इतनी सारी भीड़ है। आओ देखते हैं। सुनिए काका, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सम्राट को उस व्यक्ति का पता चल गया है जिसने उनके धन को चुराने में मगध के विरोधियों की सहायता की। अब वो उस दोषी को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं। ये पूरे 298 पण इस उद्यान के लिए और इसके फलों के लिए भी।
पर हमारी बात तो 300 पर्ण की हुई थी। हाँ, बात तो 300 की हुई थी, परंतु मेरे पास अभी 2 पर्ण कम है। मैं ये फल बेचकर आपके 2 पर्ण चुका दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य, हमारे पास तो स्वर्ण मुद्राओं का भंडार रखा हुआ है, फिर भी आपने उसे 2 पर्ण कम दिए, क्यों? क्योंकि मैं उसके संदेह के घेरे में नहीं आना चाहता। इन स्वर्ण मुद्राओं की चमक किसी को भी हमारी ओर आकर्षित कर सकती है। तुम शीघ्र ही इन टोकरियों को बगी में डालो, समय का अभाव है हमारे पास। किंतु हम इतना सारा धन कहाँ छुपाएंगे? ऐसे स्थान पर जो धनानंद की दृष्टि में होकर भी उसकी दृष्टि में नहीं आएगा। रुक जाइए सम्राट। इस दासी का आपकी गुप्त धन को चुराने से कोई संबंध नहीं है सम्राट। किंतु तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। हाँ सम्राट, विश्वास का संबंध। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दासी में ना ही इतना साहस है और ना ही इतनी शक्ति है कि ये आपकी गुप्त धन को चुराने की इतनी बड़ी योजना बना सके। अच्छा, मैंने इसे उस पहेलीकार को धन्यवाद कहते हुए सुना था जिसकी सहायता से वो चोर मेरा धन चुरा गया। हाँ तो ये तो स्वाभाविक है ना सम्राट। यदि कोई भी आपके विरुद्ध जाए या आपको तनिक भी चोट पहुंचाएगा तो ये दासी तो उसे धन्यवाद ही देगी ना। अब यदि कल को इसे आभास हो कि मैं आपका अहित कर रहा हूं तो ये तो मुझे भी धन्यवाद देगी ना। शब्दों के जाल में मुझे मत उलझाओ दास। धनानंद सौदा करता है। यदि तुम चाहते हो कि ये जीवित रहे तो उस चाणक्य को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। मेरी पूरी सेना उसे ढूंढ रही है, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम उसे अवश्य ढूंढ सकते हो। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि तुम उस चाणक्य को यहां पर लाने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं तुम्हें शतरानी की चिता जलाने का अवसर अवश्य दूंगा। ये मेरा वचन है।